नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। इस देश में जब तब चमत्कार होते रहते हैं। पिछले हफ्ते एक बड़ा चमत्कार हुआ। नरेंद्र मोदी जी बैंकॉक में दिख रहे थे और राहुल गांधी पार्लियामेंट में। आईटी सेल के हरकारों का कहना था कि मोदी जी ने अपने कामकाज के घंटे अब 18 से बढ़ाकर बैंकॉक तक पहुंचा दिया है। देश के दो बड़े नेता अपना अपना काम निपटा रहे हैं और पूरा देश धीरे धीरे चिड़ियाघर में तब्दील होता जा रहा है। जंतुओं की बहार आई हुई है। धनराज सेठ उर्फ मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने मुर्गी रक्षा दल का गठन किया है। एक धार्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने मुर्गियों को रेस्क्यू किया। उन्हें लगा कि जब पूरा देश गौरक्षा में लीन है तब उन्हें भी जंतु कल्याण के लिए कुछ तो करना ही चाहिए, मुर्गियां ही सही। हमारा ये अपना गाड़ी में डाल दो। चल इस खबर के वायरल होते ही गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा जंतु कल्याण आश्रम में त्राहिमाम मच गया। शेरों, तेंदुओं, लकड़बग्घों और बाघों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनंत भाई को हमारी सलाह है कि जैसे पूरा देश शाकाहार के सात्विक मार्ग पर अग्रसर है, नवरात्रों में मांस की दुकानें बंद की जा रही हैं, उसी तर्ज पर वंतारा के जंतुओं में भी धीरे धीरे शाकाहार की महत्ता स्थापित की जाए, वरना मुर्गियों की प्राण रक्षा का सारा मनोरथ व्यर्थ साबित होगा। एक मिनट, लग रहा है आपको बहुत मजा आ रहा है। मजे मजे में ये जो क्यूआर कोड आपको मेरे बगल में दिख रहा है उसे स्कैन कर लें और थोड़ी सी इंडिपेंडेंट पत्रकारिता के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभा लें, वरना ये शो चलाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम बाकी मीडिया वालों की तरह कॉरपोरेट और सरकार का मोटा विज्ञापन नहीं लेते हैं। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मुर्गियों की बात चल रही थी तो याद आया कि खबरिया चैनलों पर भी जंतु पुराण उसी श्रद्धा और समर्पण से बांचा गया। समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से जंतुओं के जरिए खबरिया चैनलों का चरित्र बखान किया। जंगल में लकड़बग्घों और भेड़ियों के पास विज्ञापन देने के लिए कोई बजट की व्यवस्था हो तो ये न्यूज चैनल वाले खरगोशों से और हिरणों से भी उनके समर्थन में नारे लगवा देंगे जो इन्हें रात दिन मारते हैं। मीडिया के लकड़बग्घों और भेड़ियों का इतने खूबसूरत शब्दों में वर्णन करने के लिए भारत की पत्रकारिता भाटी जी की एहसानमंद रहेगी। चिड़ियाघर से अगली खबर तिहाड़ शिरोमणि सुधीर चौधरी की है। उन्होंने काले कौवों की भीड़ में खुद को सोने का कौवा बताया। रियल इज रेयर, फेक इज एवरीवेयर। यानी कवि सुधीर कहना चाहते हैं हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ऐसा कहा जाता है कि खुद का आकलन व्यक्ति सबसे बढ़िया खुद ही करता है। आदमी कौवों के बीच बढ़िया कौवा है, भेड़ियों के बीच में श्रेष्ठ भेड़िया है, यह तय करना खुद के लिए सबसे आसान होता है। चौधरी साहब द्वारा खुद को श्रेष्ठ कौवा घोषित करने से बाकी कौवों के बीच थोड़ी नाराजगी हो सकती है, लेकिन मीडिया जगत इस कौवामय वातावरण से बहुत प्रसन्न है। चिड़ियाघर में अगली खबर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की जानिब से है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में अडानी समूह द्वारा काटे जा रहे जंगलों और मारे जा रहे जानवरों की व्यथा से पीड़ित हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। चिड़ियाघर में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जंगलात वाली जमीन पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुखिया रेवंत रेड्डी ने अपनी निगाहें गड़ा दी हैं। इस कार्यवाही से जंगल के जीव जंतुओं में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए वो शहरों की तरफ भागे। शहरों में रहने वाले जंतु जंगल में रहने वालों से पहले ही मुंह मोड़ चुके हैं। तब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध करना शुरू किया। रेड्डी साहब जब फंसने लगे तब उन्होंने सीधा निशाना छात्रों पर साधा, जो उनके हिसाब से धूर्त सियार हैं। జింకలు పులులు సింహాలన్నీ ఆనే ఉన్నాయి అన్నట్టు
జింకలు పులులు సింహాలు లేవా అధ్యక్ష చుట్టుముట్టుతో కొన్ని గుంట నక్కలు చేరి ఇట్లా వ్యవహరిస్తున్నాయి అధ్యక్ష గుంట నక్కలకు तेलंगाना के मुख्यमंत्री विकास के नाम पर वही सब कर रहे हैं जो देश के बाकी हिस्से में अन्य सरकारें कर रही हैं। जाहिरन गाछी बावली के जंगलों से जान बचाकर भाग रहे पशुओं और पक्षियों की चीत्कार उनके कानों तक नहीं पहुंच रही होगी, क्योंकि रेड्डी साहब सियारों की आवाज सुनने के आदी हैं। सियारों के लिए उन्होंने अपनी पुलिस उतार दी। हैदराबाद का फेफड़ा कहे जाने वाले इस जंगल को खत्म करने के लिए तेलंगाना सरकार ने 50 से अधिक अर्थ मूविंग मशीनें उतार रखी थी। एक आकलन के मुताबिक 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हर दिन लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जंगल और पेड़ पौधों को नष्ट किया गया। संख्या के हिसाब से करीब 10,000 पेड़ कट चुके हैं। थोड़ी देर से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। अब IT पार्क बनाने की कार्यवाही रुक गई है। रेड्डी साहब को जान लेना चाहिए कि जंगल पर चल रहे बुलडोजर सिर्फ पेड़ पौधों और उनमें रहने वाले बेजुबान जानवरों पर नहीं चल रहे, यह हैदराबाद की सांसों पर, उसकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी चल रहा है। देश और आम लोगों के संसाधनों, जल, जंगल और जमीन कौड़ियों के भाव उद्योगपतियों को सौंपकर कोई खुशनुमा भविष्य की नींव नहीं रखी जा रही, इतना ध्यान रहे। चिड़ियाघर से अगली खबर मछलियों की आई। भारत में एक आपदा रील और शॉर्ट्स के रूप में आई है। धीरे धीरे यह महामारी बनने की दिशा में बढ़ रही है। कुछ लोग गाय बचा रहे हैं, कुछ मुर्गियां बचा रहे हैं, ये वाले भाई साहब मछलियां बचा रहे हैं। दुनिया में जो आए हैं तो कुछ काम कीजिए और मछली बचाकर अपना नाम कीजिए। आर्यावर्त के जंतुआलय में अगली कथा केरल ने भेजी है। सरकारें नौकरी नहीं दे पा रही, प्राइवेट सेक्टर वाले जॉब देकर कुत्ता बना दे रहे हैं। केरल की एक कंपनी ने लिटरली अपने कर्मचारियों को कुत्ता बना दिया। टारगेट यानी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाने वाले कर्मचारियों के गले में कुत्ते का पट्टा डालकर उन्हें जीभ से सड़े हुए फल और गुप्तांग चाटने के लिए मजबूर किया गया। मुर्गी, लकड़बग्घे, भेड़िए, खरगोश, हिरन, कुत्ते, मछली और सियारों के साथ आर्यावर्त के जंतुआलय से जंतु प्रेम की कथाएं अब समाप्त होती हैं। पिछला पूरा हफ्ता वक्फ बोर्ड के नाम भी रहा। संसद में संशोधित वक्फ बोर्ड बिल ने सबको पूरे हफ्ते व्यस्त रखा। मोदी सरकार ने आनन फानन में यह बिल संसद में पेश किया। इससे उसकी मंशा पर कई सवाल उठे, खासकर बिल पेश करने की टाइमिंग पर। बहरहाल यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह बिल अब कानून बन चुका है। कुछ लोग इस बिल की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उसके निर्णय का इंतजार करना होगा। नए बिल को लेकर हुड़क चुल्लुओं ने जो गदहपचीसी की है वह देख लीजिए। जब बिल पास होगा तो कलम निशाने का मानना पड़ेगा। देश की संसद से हुआ पास सरकार का बिल मानना पड़ेगा। क्या भारत की राजनीति में इस बात की कल्पना कोई कर सकता था कि वक्फ बोर्ड में कोई सरकार भारत में ऐसी आ सकती है जो वक्फ बोर्ड में चीजों को स्ट्रीमलाइन करने का जोखिम उठाने का साहस रखे? नियत पे जो शक हो रहा है ना, ये नियत पर शक है। तो ये नियत अगर अच्छी थी तो वक्फ में बदलाव की जरूरत ही ना पड़ती ना। आज का बड़ा सवाल है, सरकार का रुख साफ है, बड़े फैसले रुकेंगे नहीं और मोदी झुकेंगे नहीं। ये है लबो-लबाब वक्फ बिल के पास होने का। मुसलमानों के एक मसीहा इस देश में जिन्ना हुए और दूसरे मोदी जी। इन दोनों के बीच तकरीबन 7-8 दशकों का वक्फा बिना किसी मसीहा के बीत गया। शायद इसी कारण देश में मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब है। अब नए मसीहा मिल गए हैं तो उम्मीद कीजिए कि इनकी स्थिति बदलने से कोई रोक नहीं सकता। आप नए बिल में किए जा रहे बदलावों को पहले जान लीजिए। संशोधित बिल में इसका नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता एवं विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। बिल के खंड 5 में वक्फ के सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर जिला कलेक्टर से ऊपर का कोई अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। यह संबंधित राज्य के राजस्व कानूनों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा।
नई परिभाषा में कहा गया है कि केवल वही मुसलमान वक्फ के लिए संपत्ति दान कर सकता है जो पिछले 5 वर्षों से लगातार इस्लाम का सक्रिय अनुयायी रहा हो। अब तक मौखिक रूप से दान की गई संपत्ति को भी एक वक्फ के तौर पर मान्यता दी जाती थी। यदि उसके दस्तावेज खो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं तब भी वह वक्फ ही माना जाता था। नया बिल ऐसे वक्फ को मान्यता खत्म करने का रास्ता खोलता है। बिल के खंड 4 के तहत धारा 3B में निर्धारित किया गया है कि सभी मौजूदा वक्फों को संशोधित अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर वक्फ और संपत्तियों का कानूनी दस्तावेज दाखिल करना होगा। बिल के खंड 9 में एक प्रावधान के जरिए केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके तहत एक गैर मुस्लिम सांसद, एक गैर मुस्लिम विधायक या राज्य बार काउंसिल का एक गैर मुस्लिम सदस्य भी वक्फ बोर्ड में नामित किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे बदलाव नए वक्फ बिल में किए गए हैं जिनसे मुस्लिम समाज में सरकार की नीयत को लेकर आशंका और डर है। बड़े पैमाने पर इसका विरोध देखने को नहीं मिला है, लेकिन संसद में तमाम विपक्षी सदस्यों ने इन आशंकाओं के मद्देनजर पुरजोर विरोध किया। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा फिर क्या कह रहे हैं आप? सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के है, बौद्ध के है और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया और ये बात करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं 1 नेशन 1 लॉ। तो अगर 1 नेशन 1 लॉ होना है तो बताइए भाई साहब, केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? हालांकि मौजूदा स्वरूप में वक्फ के साथ कुछ दिक्कतें हैं और वह वाजिब हैं। उनमें सुधार की आवश्यकता भी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे देश के मुख्तलिफ इदारों में रिफॉर्म की आवश्यकता है। आप पुलिस की बात कर लीजिए, वह सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल का मिलिशिया बन चुका है। आप ईडी की बात कर लीजिए, वह सरकार के हाथ में हंटर बन गया है। आप चुनाव आयोग की बात कर लीजिए, वह अपनी स्वतंत्र संवैधानिक हैसियत को लगातार खोता जा रहा है। उसी तरह से वक्फ बोर्ड भी है। हम कुछ ज़रूरी सुधारों की बात करें तो देश में भू संपत्ति के मामले में तीसरी सबसे बड़ी संस्था है वक्फ बोर्ड, लेकिन इसका राजस्व बेहद कम है। सच्चर कमेटी की 2006 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 4.9 लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फ हैं। ये संपत्तियां काफी बड़ी और कीमती हैं, लेकिन इनसे होने वाली आय काफी कम है। कुप्रबंधन बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। वक्फ की बड़ी संपत्तियां अतिक्रमण की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ कई संपत्तियां अतिक्रमित जमीनों पर बनी हुई हैं। इससे वक्फ बोर्ड को कानूनी समस्या और भारी राजस्व घाटा हो रहा है। बिना कानूनी कागजात वाली संपत्तियां जो कि उपयोग के हिसाब से वक्फ की अवधारणा पर चल रही हैं, इनका कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये सिर्फ ऐतिहासिक उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में मान ली गई हैं। ये कुछ समस्याएं मौजूदा वक्फ की अवधारणा में हैं, जिनमें बदलाव की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या बकरियों के कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बाघों को बनाया जा सकता है? जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप स्वयं समझदार हैं। हमने वक्फ बिल पेश करने की टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल किए थे। सरकार एक समुदाय विशेष को केंद्रित कर एक बिल जब पास कर रही थी, उस वक्त देश में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हो रही थीं। लेकिन देश का घोघा बसंत मीडिया और हुड़कचुल्लू एंकराओं ने न तो उन खबरों को अहमियत दी, न ही उन खबरों को लेकर मौजूदा सरकार से कोई सवाल जवाब पूछना वाजिब समझा। हम एक एक कर उस रात की खबरों को आपसे साझा करेंगे जब रात के अंधेरे में लोकसभा में वक्फ बिल पास हुआ। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का प्रस्ताव भोर में 3 बजे लोकसभा में पेश किया गया। वक्फ बिल पर वोटिंग के ठीक बाद देश के प्रधानमंत्री जिस वक्त बैंकॉक में थे, उस वक्त देश के एक संवेदनशील राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो रहा था। यह ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति शासन देश में असफल हो रही लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुगली भी है। मणिपुर वो राज्य है जहां बीते 2 सालों में 300 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां जाने का वक्त नहीं निकाल पाए हैं। मणिपुर एक ऐसा राज्य जो पिछले 2 साल से हिंसा की आग में झुलस रहा है।
सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों बेघर हो चुके हैं और हालात ये हैं कि खुद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा। और मौजूदा हालात को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला लिया है। आधी रात में कारनामे करने वाली सरकार दिन में सीना फुलाकर राष्ट्रवाद का नारा लगाती है। इसी समय के आसपास दुनिया के तथाकथित चौधरी और मोदी जी के अत्यंत करीबी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की नई दरें घोषित कर दी। इसके तहत भारत के ऊपर 26% टैरिफ की घोषणा की गई है। India, very tough, very tough. Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. भारत सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सांकेतिक प्रतिरोध तक दर्ज नहीं करवाया है। चीन ने जवाबी हमला करते हुए अमेरिका के ऊपर जवाबी 34% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। विश्वगुरु अभी दोस्त की दोस्ती का मुआयना कर रहे हैं। अगली खबर भी इसी दरमियानी रात के इर्द गिर्द सामने आई, जब वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों का कल्याण किया जा रहा था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG यानी कैग ने बताया कि हमारे और आपके पैसे से चलने वाली दूरसंचार कंपनी BSNL ने 1757 करोड़ रुपए का नुकसान करवा दिया ताकि रिलायंस जियो को सुकून मिले। रिलायंस की दूरसंचार कंपनी जियो BSNL यानी हमारे और आपके पैसे से चलने वाली कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करती रही, लेकिन BSNL उससे किराया वसूलना भूल गई। कैग के मुताबिक BSNL मई 2014 से अप्रैल 2024 यानी 10 साल तक BSNL ने रिलायंस जियो को बिल ही नहीं भेजा। कैग द्वारा दिए हुए बयान में कहा गया कि BSNL मेसर्स रिलायंस जियो के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट को लागू करने में विफल रही। BSNL के साझा टावर जैसे बुनियादी ढांचे पर इस्तेमाल की गई अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के लिए बिल नहीं दिया गया। इससे मई 2014 से मार्च 2024 के बीच सरकारी खजाने को 1757 करोड़ का नुकसान हुआ और उस पर दंडात्मक ब्याज भी देना पड़ा। यह भी पाया गया कि BSNL ने बुनियादी ढांचा साझाकरण शुल्क का कम बिल बनाया था। BSNL ने रिलायंस जियो को बिल नहीं भेजा। परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने को 1757 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। बड़े बड़े धनराज सेठ इस तरह से जनता का हजारों करोड़ खाकर बैठ जाते हैं। नेता मंत्री अपना कमीशन बनाकर मामले को छुपाने में लगे रहते हैं और एक छोटा किसान लाख, 2 लाख, 3 लाख का कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसकी फसल खराब मौसम की भेंट चढ़ जाती है। कोई नहीं, किसी को कोई मदद नहीं करता। वो उनका देखते हैं, हमारे जैसे गरीबों का थोडाही देखे। नेते म्हणजे फक्त मत मागण्यासाठीच घरी येतात आणि बाकी जर असलं काय हादसा झाला तर काय पण कोण लक्ष द्यायला तयार नसते। ते त्यांच्याच प्रचारात लागून राहिले, कोण लक्ष द्यायला नाही इकडं। मी आता पुस्तक काढलं, आता हे लेकराचं मी आता ते लेकरा पुस्तक राहते का, ते लेकराचे शिक्षण होऊस तर काय गारंटी माणसाची। जब सरकार वक्फ को सुधारने में लगी थी, मोदी जी मुसलमानों के मसीहा बनने में लगे हुए थे, उसी वक्त में एक और खबर आई और गुम हो गई। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से हिंदू हृदय सम्राट की पदवी के प्रबल दावेदार कपिल मिश्रा के खिलाफ 5 साल बाद दिल्ली दंगों को भड़काने वाले शख्स के तौर पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने दिया। दिल्ली दंगे मामले में कपिल मिश्रा बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली दंगे से जुड़े केस में अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच का आदेश दिया है, साथ ही FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया है। मिश्रा के खिलाफ मामला बहुत पुख्ता था, लेकिन दिल्ली पुलिस मिश्रा के मास्टर जी के इशारों पर डोल रही थी, लिहाजा लगातार उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने से बच रही थी। आप देखिए दंगे के पहले मिश्रा जी क्या कर रहे थे। DCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। इतने पुख्ता सबूतों के बावजूद उनके खिलाफ FIR दर्ज होने में 5 साल लग गए। इसी से साबित होता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इस चक्कर में अक्सर मुकदमों की लंबाई बहुत बढ़ जाती है। खैर, इतनी सारी अहम खबरें खबरिया चैनलों ने दबा दी, क्योंकि वक्फ के नाम पर हिंदुओं को भड़काने और मुसलमानों को खलनायक बनाने का रेडीमेड मसाला उपलब्ध था। राज ठाकरे एक बार फिर से काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बात 110% तय है कि राज ठाकरे की असफल सियासत की तरह यह हांडी भी असफल साबित होगी। बीते कुछ दिनों में फिर से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हिंदी भाषियों पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, उनसे मारपीट की है। महाराष्ट्रात चालणार मराठी,
मराठी शिकायचं, परत बोलायचं नाही, परत बोलायचं नाही. ये कान पकड़ के बोलना है. आणि माझं पेमेंटही टाकलं नाहीये. मराठी परवाना आज्ञा करायला आलाय तो तिथं. इस मारपीट की रोशनी में हम बात करेंगे राज ठाकरे होने के हल्केपन की। जब आप 125 सीटों पर प्रत्याशी उतारें लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाएं, तब आप राज ठाकरे बन जाते हैं। जब आप अपने बेटे को भी पहला चुनाव जितवा नहीं पाए, तब आप राज ठाकरे बन जाते हैं। जब आप वैचारिक रूप से हिंदुत्व और मराठीवाद के पलड़ों में कंफ्यूजियाए हुए लटकते रहते हैं, तब आप राज ठाकरे बन जाते हैं। सिर्फ 1.5% वोट लेकर मराठों का नेता बनने जब आप निकलते हैं, तब आप राज ठाकरे बन जाते हैं। जब महाराष्ट्र की विधानसभा में तेलंगाना की AIMIM और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी मनसे से बड़ी पार्टी बन जाए, तब आप शर्मिंदगी से मुंह छुपाते हुए राज ठाकरे बन जाते हैं। राज ठाकरे होना आसान नहीं है। लगातार मिल रही सियासी शिकस्त से परेशान राज ठाकरे ने बीते 10 सालों में 10 तरीकों से अपनी पार्टी की विचारधारा को रीएडजस्ट किया है। कभी वो मराठी अस्मिता पर आते हैं, कभी हिंदुत्व की जमीन पर पैर जमाने की कोशिश करते हैं, कभी मोदी विरोध तो कभी मोदी भक्त बन जाते हैं, कभी मराठी भाषा का कलंदर तो कभी हिंदी भाषा का विरोधी बन जाते हैं। राज ठाकरे की सियासत इतिहास के कूड़ेदान में जगह बना चुकी है। उनकी आक्रामकता दिशाहीन है, उनके भाषणों में नाटकीयता है, लेकिन विचार शून्य है। नए विचार नदारद हैं। राज ठाकरे दिन प्रतिदिन खुद से खुद का कैरिकेचर बनते जा रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे एक अहंकार का नाम भी है, एक दिमागी खलल का नाम। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वो शून्य का आंकड़ा छू चुके हैं। तब भी उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन वो सबक नहीं लेते, क्योंकि अहंकार विचार से बड़ी चीज है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र के पुनर्निर्माण से पहले खुद के पुनर्निर्माण की जरूरत है। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से रोजी रोटी के लिए गए मजदूर, कामगार और सरकारी कर्मचारी दरअसल महाराष्ट्र का असली निर्माण कर रहे हैं। अपने खून और पसीने से वो जिस मुंबई का निर्माण करते हैं, जिस हाड़मांस से मुंबई को लगातार चलाते हैं, उसमें राज ठाकरे जैसे लोग चैन से चिल करते हैं। बहुमंजिला इमारत के गेट पर खड़ा गार्ड, कपास के खेतों में कमर तोड़ रहा मजदूर, दिन भर सड़कों की खाक छानने वाला ऑटो का ड्राइवर, ये लोग असल में महाराष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। राज ठाकरे और उनके मुट्ठी भर गुंडे नहीं। वो अगर कुछ कर सकने के लायक होते तो राज ठाकरे की आज ये राजनीतिक दुर्गति नहीं होती। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का इस हफ्ते की रिपोर्ट चलचित्र अभियान से है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के कुरालसी गांव में शराब के ठेकों ने महिलाओं की जिंदगी खराब कर रखी है। इस बात से नाराज गांव की महिलाओं ने अब शराब के ठेकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिर पी रहे आ रहे मारा छेती कर रहे घर में। हाँ, पूरा कलेश कर रखा है। दारू पारू को भी सब कर जाएंगे काम वहाँ ठेके वाले को फोड़ कामेंगे। छोटे छोटे बच्चे दारू पिए हैं और दारू पी के घर में कच्ची पक्की के हैं, माओ को भी कहें, बहनों को भी कहें, मार रहे हैं, पिट रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, अच्छे ढाल हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, क्या जिंदगी है वो। मंदिर के सामने वो हमारे पितरों के भी थान है, काली का भी मंदिर है, यहाँ देवी का भी मंदिर है, खेत भी है हमारे यहाँ। हमें परेशानी बनेगी, हमारी बहू धी जाएंगी तो उनका क्या हाल होगा। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।